हेलो एवरीवन, आज डेट है 19 नवंबर 2022 और द हिंदू न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम द हिंदू की इंपोर्टेंट न्यूज को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी का लिंक दिया हुआ है। आप टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी के साथ में जुड़ सकते हैं। वहां पर हर एग्जाम मीन्स यूपीएससी, स्टेट पीसीएस एंड अदर एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के साथ में शेयर की जाती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करेंगे एक ज्योग्राफिकल मैप क्वेश्चन के साथ में। और आज आपका क्वेश्चन ये है कि सवाल की गैप को आपको मैप में व्यू करना है, फिर इससे रिलेटेड हर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को एंड इंफॉर्मेशन को कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। कल हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था शोक रिवर को लेकर के, तो शोक रिवर को अगर हम मैप में व्यू करें, काराकोरम रेंज से शोक रिवर का ओरिजिन होता है। उसके बाद में लद्दाख रीजन से फ्लो करती हुई इंडस रिवर की इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी के रूप में एग्जिस्ट करती है। शोक रिवर की इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी नुब्रा रिवर है। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट है शोक रिवर को लेकर के जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। द हिंदू को अगर हम डिस्कस करें तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है द हिंदू के फ्रंट पेज पर, और न्यूज़ रिलेटेड है नो मनी फॉर टेरर कॉन्फ्रेंस को लेकर के। इसका जो थर्ड एडिशन जो है वो इंडिया में प्रेजेंट टाइम में दिल्ली में इसकी कॉन्फ्रेंस जो है वो ऑर्गेनाइज की जा रही है। और इसमें हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बोले हैं टेररिज्म को लेकर के, कि कुछ कंट्रीज ऐसी हैं उनकी पॉलिसी जो है वो अपने अपने लेवल पर उनकी पॉलिटिकल, आइडियोलॉजिकल एंड फाइनेंशियल सपोर्ट जो है इन टेरर ग्रुप्स को वो करते हैं। ये जो कॉन्फ्रेंस हो रही है इसमें 72 कंट्रीज के 450 डेलीगेट्स जो है उन्होंने पार्टिसिपेट किया है। और साथ ही साथ में यहाँ पर बात करें तो चाइना ने अपना डेलीगेशन यहाँ पर नहीं भेजा है, और पाकिस्तान जो है उसने भी इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया है। तो इसी के बेसिस पर साथ ही साथ अफगानिस्तान में जो तालिबान ने कैप्चर किया है वहाँ की पावर को, उसको भी इनडायरेक्टली टारगेट करते हुए कि जो भी कंट्री है वहाँ पर एक बेसिक लॉ के बेसिस पर वहाँ पर जो गवर्नमेंट है वो चलनी चाहिए। तो वहाँ पर जो भी लोग रहते हैं उनके राइट्स को सिक्योर किया जाना चाहिए, तभी वो एक हेल्दी कंट्री के रूप में डेवलप हो पाएगा। साथ ही साथ में यहाँ पर बोला गया कि प्रेजेंट टाइम में देखो वॉर अगर नहीं हो रही है पूरे वर्ल्ड लेवल पर, तो इसका मतलब ये नहीं है कि टेंशन है नहीं। प्रॉक्सी वॉर, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो काफ़ी डेंजरस हैं एंड वायलेंट है। तो इन सभी के ऊपर हमें फोकस करते हुए जो एक्सट्रीमिज्म जो है, जो एक मेन प्रॉब्लम है, उसका सॉल्यूशन, उसको एड्रेस करने की हमें कोशिश करनी चाहिए। ओके, तो ये कुछ ऐसी मेजर बातें हैं जिनके ऊपर फोकस किया गया है टेररिज्म को काउंटर करने के लिए। क्योंकि टेररिज्म के बारे में एक इम्पोर्टेंट बात ये है कि ऐसा नहीं है कि किसी एक दो कंट्री को इफेक्ट करता है, ये ऑल ओवर ग्लोबली लेवल पर इसका इफेक्ट देखने को मिलता है। टाइम टू टाइम आपने अदर कंट्रीज में बहुत सारे बॉम्ब अटैक्स या अदर इश्यूज देखने होंगे जो टेररिज्म से एक तरीके से एफिलिएटेड थे। तो टेररिज्म को काउंटर किया जाएगा तो ये सारे इशू जो है उनको हम रेगुलेट कर पाएंगे। तो ये देखो इस कॉन्फ्रेंस का नो मनी फॉर टेरर कॉन्फ्रेंस का ये थर्ड एडिशन है। इससे पहले भी इसके 2 एडिशन कंडक्ट हो चुके हैं। फर्स्ट जो है इसका 2018 में पेरिस में कंडक्ट हुआ था, और सेकंड 2019 में मेलबर्न में। उसके बाद में कोविड की वजह से ये कॉन्फ्रेंस जो है वो इफेक्ट हुई होगी। ओके, साथ ही साथ में हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कि ये तो हमने बात की कि नो मनी फॉर टेरर कॉन्फ्रेंस को लेकर के, क्या इसके अलावा भी वर्ल्ड लेवल पर कोशिश की गई है टेररिज्म को फाइनेंस किया जाता है उसको हम काउंटर कर सके, हम उसको रोक सके? तो आप सभी ने बार बार FATF का नाम सुना होगा। ओके, FATF की जो शुरुआत है वो 1989 में G7 कंट्रीज ने की थी, और इसका मेन टारगेट ये फोकस किया गया था कि टेररिज्म जो फाइनेंसिंग है इसको काउंटर करने के लिए कोशिश की जाए। बाद में मनी लॉन्ड्रिंग तक इसको इंक्रीज कर दिया गया था। तो 2 स्टैंडर्ड के ऊपर FATF काम करता है कि टेररिज्म फाइनेंसिंग को भी ये काउंटर कर सके। तो ये इनिशिएटिव है हमारे वर्ल्ड लेवल पर, ताकि जिससे टेररिज्म फाइनेंसिंग को रोका जा सके। इसके अलावा यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन जो है वो भी पास किया गया 1267 1999 में। और इसके अलावा दूसरा रेजोल्यूशन जो है 1373 2001 में। ये भी मेन टारगेट इनका यही था। मेन अगर इनका ऑब्जेक्टिव अगर हम डिस्कस करें तो जो भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है उनको फाइनेंशियल सैंक्शन उनके ऊपर रोक लगाना,
फाइनेंशियल असिस्टेंस जो प्रोवाइड की जाती है उसके ऊपर रोक लगाना, ये 2 रिजोल्यूशन भी पास किए गए। तो ये वर्ल्ड लेवल पर इनिशिएटिव है कि किस तरीके से टेररिज्म फाइनेंसिंग को रोका जा सके। तो इन एग्जाम्पल को आप लिख सकते हो अपने आंसर्स में कि ये बहुत पहले से टेररिज्म फाइनेंसिंग को काउंटर करने के लिए कोशिश की जा रही है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, यहाँ पर देखिए, देखो पंजाब गवर्नमेंट जो है वो ओल्ड पेंशन स्कीम को लॉन्च कर रही है। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो आम आदमी पार्टी जो है उन्होंने अनाउंस किया है कि हिमाचल प्रदेश और गुजरात में अगर वो जीत करके आएंगे तो वो ओल्ड पेंशन स्कीम को दोबारा से रीइंस्टॉल करेंगे। और यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि राजस्थान गवर्नमेंट जो है उन्होंने स्टार्ट कर दिया है। साथ ही साथ में भूपेश बाघेल लेड छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट जो है उन्होंने भी ओल्ड पेंशन स्कीम को चूज किया है। ये ओल्ड पेंशन स्कीम है क्या, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। देखो पहले ये सिस्टम था 2004 से पहले कि कोई भी पर्सन जो है उसने अपनी लास्ट बेसिक पे जो ली है अपनी सैलरी में उसका 50% जो है उसको किसके रूप में मिलेगा, पेंशन के रूप में मिलेगा। लेकिन 1 जनवरी 2004 से ये जो सिस्टम है इसको हटा दिया गया और एक डिफाइंड क्राइटेरिया सेट कर दिया गया पोस्ट के अकॉर्डिंग कि इतना पैसा आपको मिलेगा। इसमें क्या था कि जैसे जैसे डीए अलाउंस जो भी बढ़ता था उसके अकॉर्डिंग जो पेंशन है वो भी इंक्रीज होती थी, लेकिन इसमें एक डिफाइंड क्राइटेरिया कर दिया गया क्योंकि जो पेंशनर है उसकी वजह से कंट्री के ऊपर काफ़ी ज़्यादा बर्डन क्रिएट हो रहा था। लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम में अगर हम देखें तो अलग अलग स्टेट में पॉलिटिकल अचीवमेंट्स के लिए ये सारे जो टारगेट्स हैं उनको अचीव करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिक बर्डन जो है वो क्रिएट होगा, दोबारा से हमारे कंट्री के जो भी एक्सपेंडिचर है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाएंगे। तो ये ओल्ड पेंशन स्कीम थी और ये न्यू पेंशन स्कीम है जो 2004 से लगी। तो अभी जो है वो कांग्रेस लेड जो गवर्नमेंट है जहाँ जिन स्टेट्स में वहाँ पर स्टार्ट किया गया और अभी आम आदमी पार्टी भी इसको फोकस कर रही है 2 स्टेट्स में अपनी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी या अपने आप को सेटल करने के लिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, यहाँ पर दिल्ली की इमेज आपको शो कर रखी है और बताया गया है कि सेंट्रल कंट्रोल पोल्यूशन बोर्ड ने ये डाटा दिए हैं कि लास्ट 24 आवर का अगर हम एवरेज देखें तो दिल्ली में जो पोल्यूशन इंडेक्स है या जो भी क्राइटेरिया है उसमें काफ़ी हाई लेवल देखने को मिल रहा है। ये जो आर्टिकल है वो डाटा प्रोटेक्शन बिल को लेकर के है। देखो हमारी जो गवर्नमेंट है वो डाटा प्रोटेक्शन बिल लेकर के आई थी, लेकिन काफ़ी लंबे टाइम तक वो पास नहीं हो पाया था, तो जिसकी वजह से उसको पार्लियामेंट में दोबारा से विड्रॉ कर लिया गया था क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गई। तो इसी के बेसिस पर ये रखा गया कि नई जो भी न्यू ट्रेंड है या न्यू इश्यूज है उनके बेसिस पर नई डिजिटल डाटा पॉलिसी जो है वो हम लेकर के आएंगे। तो यहाँ पर अभी जो नया बिल लाया गया है इसको ओपन रखा गया है 17 दिसंबर तक कि आप जो है अपना कमेंट करके बता सकते हैं कि इनमें क्या क्या चीज़ें जो हैं वो इंक्लूड होनी चाहिए। कुछ बेसिक बात हम कर लेते हैं, वैसे इसके बाद में दोबारा से डिस्कशन करके फिर जो पार्लियामेंट में जो पुट किया जाएगा जो बिल वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। लेकिन यहाँ पर देखो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर यहाँ पर फोकस किया गया है, जैसे कि अभी जो नया रिवाइज्ड ड्राफ्ट बिल जो लाया गया है इसको डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल के नाम से जाना जाएगा। ये जो न्यू ड्राफ्ट बिल है इसमें 500 करोड़ तक की पेनल्टी की बात की गई है कि मतलब पेनल्टी में काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज किया गया है। दूसरा इसमें क्रॉस बॉर्डर डाटा फ्लो जो है उसको भी थोड़े ईज रूल किए गए हैं कि जिससे जो बिग टेक कंपनीज हैं उनको काफ़ी ज़्यादा रिलीफ देखने को मिलेगा कि डाटा जो है वो सर्कुलेट किया जा सकता है क्रॉस बॉर्डर। ओके, साथ ही साथ में यहाँ पर अगर हम बात करें तो देखो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये जो एक्ट है वो अप्लाई होगा पर्सनल डाटा कलेक्टेड फ्रॉम यूजर्स ऑनलाइन, और वो डाटा जो ऑफलाइन कलेक्ट किया गया है लेकिन बाद में उसको डिजिटलाइज किया जा रहा है इन सब पे अप्लाई होगा। और ये एक्ट में एक्सक्लूड किया गया मतलब इनको शामिल नहीं किया गया है रिकॉर्डेड पर्सनल डाटा इन एग्जिस्टेंस फॉर एटलीस्ट 100 ईयर्स, इसको एक्सक्लूड किया गया है। और पर्सनल डाटा प्रोसेस्ड बाई एन इंडिविजुअल फॉर पर्सनल और डोमेस्टिक पर्पज, अगर खुद के लिए और डोमेस्टिक पर्पज के लिए डाटा को
यूज़ किया जा रहा है पर्सनल लेवल पर, तो इनको भी एक्सक्लूड यहाँ पर किया गया है। पहले जो बिल लाया गया था उसमें कमीशन की बात की गई थी, और यहाँ पर अभी प्रेजेंट टाइम में डाटा प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया की बात की गई है, जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो नोटिफाई जिसके बारे में करेगी। साथ ही साथ में यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट को कुछ पावर भी दी गई है कि हमारी कंट्री की सॉवरेनिटी इंटीग्रिटी के नाम पर आप जो है आपको कुछ पावर दी जाती है, आपको कुछ एग्जम्पशन छूट दी जाती है, जिसके बेसिस पर आप कुछ लॉ लेकर के आ सकते हो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, यहाँ देखिए एडिटोरियल पेज पर, और यहाँ पर जो फर्स्ट आर्टिकल है, देखो इस आर्टिकल जो है जिसमें हमने पहले भी कल भी डिस्कस किया था कोलिजियम सिस्टम के बारे में, और इसमें बताया गया है कि अभी हमारे जो लॉ मिनिस्टर हैं किरण रिजिजू, उन्होंने कुछ स्टेटमेंट दिया था कि जो हमारी जुडिशरी लेवल है, जुडिशरी में जिस तरीके से अपॉइंटमेंट होते हैं हायर जुडिशरी में, उनमें चेंजेस होने चाहिए और अलग अलग लेवल पर इसमें इंक्लूजन होना चाहिए, ताकि कोशिश की जा सके कि एक तरीके से काउंटर जो आप रिव्यू करने की जो पावर रखते हो या फिर आप व्यू कर सकते हो कि किस तरीके से अपॉइंटमेंट हो सकता है, उसको काउंटर किया जा सकता है। ओके, तो इसी के बेसिस पर एनजेएसी, जिसको स्क्रैप डाउन कर दिया गया था 99 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के बेसिस पर, उसको दोबारा से रिव्यू करने की बात रखी गई है कि कोलेजियम सिस्टम को खत्म करने की कोशिश की जाए, रिव्यू किया जाए और जुडिशरी ही इसमें इंटरवीन करे। सुप्रीम कोर्ट ने इसको एक्सेप्ट भी किया है। एनजेएसी को स्क्रैप किया गया था 4-1 मेजोरिटी के साथ में, मतलब 5 जजेज बेंचेज ने इस केस को सुना था, तो 5 जजेज बेंचेज या फिर इससे ज़्यादा जो स्ट्रेंथ के जो बेंचेज है वो इसको रिव्यू करेंगे। और यहाँ पर ये भी बोला गया है इस आर्टिकल में कि देखो जो जुडिशरी के अपॉइंटमेंट की अगर हम बात करें तो कोलेजियम सिस्टम जो है वो केसेस के थ्रू इवॉल्व करके आया है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 124 और 217 में इंपॉर्टेंट बात ये रखी गई है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करेंगे जो भी हमारे हायर जजेस हैं, साथ ही साथ में इसमें कंसल्ट किया जाएगा जुडिशरी के साथ में, ये बात बोली गई है। और इसी के थ्रू कोलेजियम सिस्टम निकल करके आया और इसी के थ्रू जो है वो एनजेसी को लाने की कोशिश की गई 124 सब क्लॉज ए के थ्रू। तो इसमें जो एनजेसी था उसमें तो गवर्नमेंट, सिविल सोसाइटी, एग्जीक्यूटिव, इनका पार्टिसिपेशन देखने को मिल रहा था, और जुडिशरी का मानना ये था कि जो इंडिपेंडेंस है जुडिशरी की वो इससे खत्म हो जाएगी। लेकिन राइटर ने यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात ये बोली है कि एक बैलेंस पॉइंट हमें निकाला जाना चाहिए कि जुडिशरी में जो अपने लेवल पर जो अपॉइंटमेंट होती है उसको काउंटर करके एक तरीके से एक ऐसा कमीशन बने या ऐसे एक प्रोसीजर बने जिसमें जो भी इनका अपॉइंटमेंट का प्रोसीजर है, जिसके ऊपर माना जाता है कि एक ओपेक प्रोसीजर है, लोगों को नहीं पता चल पाता है कि किस तरीके से जुडिशरी में अपॉइंटमेंट होता है, तो उन सभी के बेसिस पर एक जो रिजल्ट है वो निकल करके आना चाहिए। जैसा कि इस आर्टिकल में बोला गया है कि जुडिशरी ने जैसे रिकमेंडेशन दे दी कि इन एडवोकेट्स को क्या बनाना है, जजेस बनाना है, तो उसको लेकर के गवर्नमेंट ने ज़्यादा ध्यान देना दिया, उसके केयरफुली इस चीज़ को नहीं ध्यान दिया और उसके ऊपर रिजल्ट नहीं देखने को मिला। तो ये कुछ ऐसी बेसिक प्रॉब्लम है कि जुडिशियल लेवल पर भी प्रॉब्लम है और गवर्नमेंट लेवल पर भी प्रॉब्लम है, तो दोनों का एक जो मीडियम जो होता है ना उसके ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, यहाँ पर जो राइटर है उन्होंने गवर्नर के बारे में लिखा है कि प्रेजेंट टाइम में गवर्नर को लेकर के जो इशू देखने को मिल रहे हैं उसके बेसिस पर उन्होंने बोला है कि गवर्नर जो है वो अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन है, नोर अबोव इट, कि कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन के नीचे ही है। ओके, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सुप्रीम पावर है। यहाँ पर जो राइटर हैं उन्होंने अभी स्टार्टिंग के कुछ एग्जाम्पल या प्रेजेंट टाइम में जो हम एग्जाम्पल देखें गवर्नर से रिलेटेड, तो उसकी वजह से उन्होंने बोला है कि कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन, कॉन्स्टिट्यूशन मोरालिटी, कॉन्स्टिट्यूशन इथोस, इनके में कुछ इरोजन जो है वो देखने को मिला है। तो प्रेजेंट टाइम में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ये ऐसी वो है कुछ पोस्ट है, कुछ गवर्नमेंट पोस्ट है, कुछ गवर्नमेंट कमीशन है जिनके बारे में कॉन्स्टिट्यूशनल कमीशन है, जिनके बारे में अगर हम बात करें, साथ ही साथ बात करें गवर्नर की पोस्ट को लेकर के, तो इनमें कुछ इशू जो है वो रेगुलर देखने को मिले हैं। यहाँ पर पहले तो कुछ आर्टिकल बताए गए हैं कि आर्टिकल 153 जो है वो एक स्टेट को एक गवर्नर, ओके, बल्कि हालांकि एक गवर्नर जो है एक से ज़्यादा स्टेट का हो सकता है, और ये 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के बेसिस पर ये लाया गया था और ये चेंज किया गया था। 154 जो है वो एग्जीक्यूटिव पावर देता है, एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट शैल बी वेस्टेड इन द गवर्नर, मीन्स शैल बी एक्सरसाइज्ड बाय हिम डायरेक्टली और थ्रू ऑफिसर सबऑर्डिनेट। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बात है। आर्टिकल 154(2)
का बात की गई है कि प्रोहिबिट द गवर्नर फ्रॉम एक्सरसाइजिंग एनी फंक्शन कन्फर्ड बाय एग्जिस्टिंग लॉ और एनी अदर अथॉरिटी। आर्टिकल 163 जो है वो बोलता है कि देयर शैल बी ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विद द चीफ मिनिस्टर एट द हेड टू एड एंड एडवाइज द गवर्नर। तो यहाँ पर राइटर ने जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी उसमें भी जो डिस्कशन हुआ उसमें भी ये बोला गया कि देखो गवर्नर जो है उसको इलेक्ट नहीं किया जाएगा, उसको अपॉइंट किया जाएगा, क्योंकि स्टेट में हमें पैरेलल गवर्नमेंट नहीं चाहिए। गवर्नर जो है वो चीफ मिनिस्टर की एड एंड एडवाइस के अकॉर्डिंग वर्क करेगा। हालांकि यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट बात ये भी बोली गई है कि अगर एक अच्छा गवर्नर है तो गवर्नर की पोस्ट के अकॉर्डिंग वो काफ़ी अच्छा डील करेगा, लेकिन अगर एक मिसचीफ है तो काफ़ी ज़्यादा इशू भी क्रिएट होंगे गवर्नर की पोस्ट की वजह से। तो ये जो भी डिस्कशन है इसमें एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये निकल करके आता है, जैसे यहाँ पर KT शाह ने क्या स्टेटमेंट दिए थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में गवर्नर की पोस्ट को लेकर के, ये सारी बात यहाँ पर रखी गई है कि कंक्लूजन ये है इस आर्टिकल का कि जो गवर्नर है वो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन के अकॉर्डिंग काम करे और वो एक तरीके से नॉमिनल हेड है, या फिर अगर हम बात करें तो एक रिप्रेजेंटेटिव है वो एक तरीके से स्टेट के, उनके पास में पावर नहीं है, तो उनको जो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अकॉर्डिंग जो भी एड एंड एडवाइज मिलती है उसके अकॉर्डिंग वो काम करे। जबरदस्ती जो अगर हम बात करें तो स्टेट की जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है वो हेक्टिक लेवल पर ना क्रिएट हो सके। नेक्स्ट यहाँ पर जो आर्टिकल है वो एयरफोर्स में चेंजेस करने की बात है। जो राइटर है उन्होंने लिखा है कि अगर हम बात करें वर्ल्ड वॉर की, तो वर्ल्ड वॉर के बाद में जो अमेरिका है उन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में अपनी एयरफोर्स के ऊपर काफ़ी ज़्यादा फोकस किया था जब USSR ने काउंटर करने की कोशिश की थी। तो इसी का बेसिक रीज़न रहा कि 1991 से 1991 के टाइम में जो गल्फ वॉर रहा उसमें US जो है वो अपनी टेक्नोलॉजी को लेकर के आया। तो हमारे इंडिया में भी कोशिश ये होनी चाहिए कि एयरफोर्स को एक नई डॉक्ट्रिन की ज़रूरत है और नए जो भी इशू हैं उनके अकॉर्डिंग डेवलप टेक्नोलॉजी जो भी प्रॉब्लम है उन सभी का सॉल्यूशन जो है वो हमें निकालने की कोशिश करनी चाहिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, यहाँ देखिए इसके बारे में देखो, ये अभी जो टेरर नो मनी फॉर टेरर फाइनेंसिंग जो है उस कॉन्फ्रेंस के बारे में बताया गया है कि यहाँ पर तालिबान वाले एरिया में जो भी इशू हैं, जो भी वहाँ पर ग्रुप डेवलप हो रहे हैं, उन सभी के बारे में बोला गया है कि अलकायदा ISIS जो है वो एक मेजर चैलेंजेस के रूप में सामने आ रहे हैं और इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा जो इशू है वो क्रिएट होंगे। नेक्स्ट यहाँ पर जो आर्टिकल है देखो, सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन डाली गई और पिटीशन में ये बोला गया कि ऑल इंडिया सर्विस जो है वो बनाई जाए एनवायरमेंट के लिए। ओके, और यहाँ पर किन की बात की गई, बेसिस ये बनाया गया कि 2014 में जो TSR सुब्रमण्यम कमेटी आई थी उसने अपनी रिकमेंडेशन दी थी कि इस तरीके की ऑल इंडिया सर्विस कैडर होना चाहिए एनवायरमेंट सर्विस को लेकर के। इसके अलावा NGT नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो है उन्होंने भी ऑल इंडिया सर्विस एक स्पेशलाइज्ड ऑल इंडिया सर्विस हो जो एनवायरमेंट को टैकल करने की कोशिश करे, ऐसा NGT ने भी सजेशन दिया था। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें तो जुडिशरी ने बोला है कि इस तरीके के जो इशू हैं जो पॉलिटिकल बेसिस पर सोल्व होने चाहिए, पॉलिटिकल एक्टिविटी होनी चाहिए, उनको यहाँ पर जुडिशरी में लाने की एक बेसिक जो नीड है वो नहीं है। ओके, तो यहाँ पर ऑल इंडिया सर्विस की बात की गई है। तो ऑल इंडिया सर्विस के बारे में आप सभी को पता होगा कि ऑल इंडिया सर्विस जो है उसको बनाया जा सकता है किसके द्वारा, आर्टिकल 312, और इसमें जो हमारी राज्यसभा है काउंसिल ऑफ स्टेट जो है उसको ये पावर है कि वो 2/3 मेजोरिटी से एक रेजोल्यूशन पास करे और उसमें वो ये करे कि हाँ ऑल इंडिया सर्विस जो है वो हमें बनानी है। उसके बेसिस पर फिर ऑल इंडिया सर्विस जो है उसका फॉर्मेशन किया जाता है। आपको ये बताना है कि इंडिपेंडेंस के टाइम में जब इंडिया इंडिपेंडेंस हुआ था तब कितनी ऑल इंडिया सर्विस थी, मतलब स्टार्टिंग में कितनी ऑल इंडिया सर्विस थी, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है और उन ऑल इंडिया सर्विस का नेम भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ओके, नेक्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल है, एक सेकेंड, हाँ देखो यहाँ पर यूनाइटेड नेशन में इंडिया और रशिया जो है
वो काउंटर टेररिज्म पर अपने आप में कोऑपरेट करेंगे। मतलब इस बात के ऊपर फोकस किया गया है कि यूनाइटेड नेशन में जो भी डिस्कशन होगा उसमें काउंटर टेररिज्म को लेकर के हम एक रेजोल्यूशन लाने की कोशिश करेंगे और दोनों कंट्री जो है वो इस रेजोल्यूशन के ऊपर फोकस करेंगे और अपने अपने लेवल पर अदर कंट्रीज को भी इसमें सहमत होने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, देखो नॉर्थ कोरिया जो है उन्होंने फिर से इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल जो है उसको लॉन्च किया है, इसको टेस्ट किया है। और इसकी जो स्ट्राइक रेट अगर हम बात करें तो यूएस जो है विद रेंज टू स्ट्राइक एंटायर यूएस लैंड नियर जापान वाटर, जापान का जो आसपास का एरिया है वहां पर इसको लॉन्च किया गया है और इसकी वजह से यूएस जो है वो भी इफेक्ट होगा। तो इस आर्टिकल में बोला गया है कि नॉर्थ कोरिया जो है उसके ऊपर रूल्स एंड रेगुलेशन इंप्लीमेंट करने की जरूरत है, क्योंकि इसकी वजह से साउथ कोरिया, जापान और यूएस ये ऐसे एरिया है जो इसके अटैकेबल है। ओके, इनको ये काउंटर कर सकता है। इस तरीके के वेपन अगर डेवलप होंगे तो अदर कंट्री जो है वो भी इसके ऊपर फोकस करेगा, क्योंकि हमेशा एक फियर रहेगा ना कि दूसरे कंट्री के पास में ये वेपन है तो इनको काउंटर करने के लिए तो इससे ज़्यादा अच्छी टेक्नोलॉजी मेरे पास होनी चाहिए। और ये जो बैलिस्टिक मिसाइल है इनके ऊपर जो भी इन्होंने यहाँ पर जो भी डेवलपमेंट किया है इसके बारे में बोला जाता है कि वो खूब सारे न्यूक्लियर वेपन जो है उसको लेकर के एक जगह से दूसरी जगह जाया जा सकता है। तो इसकी वजह से जो प्रॉब्लम्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा क्रिएट होंगी। अदर कंट्रीज भी इन टेक्नोलॉजी को डेवलप करने की कोशिश करेंगे तो उसका जो रिजल्ट है, जो एक कन्वर्जन है, वो देखने को ज़्यादा नहीं मिलेगा। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि नॉर्थ कोरिया के ऊपर रूल्स एंड रेगुलेशन जो है वो होने चाहिए। तो ये आज का हमारा द हिंदू न्यूज़पेपर का डिस्कशन था। अगर आप यहाँ तक आए हैं, वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।